एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप देखो। ठीक है, सेकंड पार्ट ये एक डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे आप? सबसे पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कराएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आएगा x³ + 1 आएगा, x³ + 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग एक माइनस आएगा, तो आप माइनस लगा दो। ओके, फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कराओ। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? x² - 1 आएगा। ओके, अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि x³ + 1 कैसे आ गया, इसका प्रोडक्ट ये कैसे आ गया। चलो देख लो। देखो आपका टर्म क्या है, एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर x² - x + 1 है, x² - x + 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर यह एलिमेंट है। सेकंड रो सेकंड कॉलम पर आपका एलिमेंट है x + 1। दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो आप इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराएं इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई जब इसके साथ कराएंगे तो -x² आएगा। फिर 1 के साथ कराएंगे तो x आ जाएगा। ये तो x का हो गया। फिर प्लस अब 1 का मल्टीप्लाई कराएं, अब इस 1 का मल्टीप्लाई कराएं, तो x² - x + 1 कितने टर्म हो गए? 6 टर्म हो गए। एक बार तो x से मल्टीप्लाई किया तो 3 टर्म आया, फिर जब 1 से कराया तो फिर 3 टर्म आया। ठीक है, लेकिन इसमें देखो कुछ टर्म आपके कैंसिल होंगे। जैसे देखो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या दिख रहा है? x³ + 1 दिख रहा है। तो मैंने बताया आपको इन दोनों का प्रोडक्ट x³ + 1 आएगा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और देखो x - 1 और x + 1 इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे x² - 1 आएगा। आप करके देख सकते हो। फिर आपको देखो क्या आंसर बनता है। x³ + 1 ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? -x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा? नहीं, कुछ नहीं कैंसिल होगा। और ये आपका बन जाएगा x³ - x² + 2। ये आंसर इसका आ जाएगा। ओके, ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट था, आपने इवेल्यूएट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, जब आपको 3/3 डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, उसको इवेल्यूएट करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? जैसे देखो, ये एक है क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देखो। ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे? तो बेटा जी, आप R1 के लॉन्ग भी कर सकते हैं, R2 के लॉन्ग भी कर सकते हैं, R3 के लॉन्ग भी कर सकते हैं, या कॉलम 1 के लॉन्ग कर सकते हैं, कॉलम 2 के लॉन्ग कर सकते हैं, कॉलम 3 के लॉन्ग कर सकते हैं। आंसर सबका बिल्कुल सेम आएगा, बट आप वही काम करेंगे जिससे इवेल्यूएशन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो वो जल्दी कब होगा? जब आप उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग करें जिसमें जीरो की संख्या अधिक हो। जैसे देखो, सेकंड रो में जीरो की संख्या 2 है, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करना हो तो आप R2 के एलांग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि R2 में जीरो की संख्या अधिक है। ऐसा करने से इस डिटर्मिनेंट को आप जल्दी आप सलूशन बता सकते हैं, यानी इसका क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू आएगी, आप जल्दी बता सकते हैं। ठीक है, R1 के एलांग करेंगे थोड़ा समय लगेगा, R2 के एलांग करेंगे बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप आंसर बता देंगे। कैसे करेंगे? देखो, आप
जो ज़ीरो है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना भी चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 0, इसके साथ में डिटर्मिनेंट आएगा, फिर +0, फिर इसके साथ में एक डिटर्मिनेंट आएगा। क्या मतलब लिखने का, 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप R2 का वह एलिमेंट लिखें जो 0 ना हो, तो -1 को लिखेंगे। ठीक है, तो आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, -1 को लिखेंगे, -1। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान देंगे -1 के साथ साइन क्या आएगी। साइन के लिए हम आपको बताए हैं कि यहाँ प्लस लेके चलते हैं, यहाँ माइनस लेके चलते हैं, यहाँ प्लस लेके चलते हैं, यहाँ माइनस लेके चलते हैं, यहाँ प्लस लेके चलते हैं, यहाँ माइनस। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसके पहले एक माइनस लग जाएगी, कहने मतलब। ठीक है, -1 जो एलिमेंट दिया गया है उसके पहले माइनस लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो आप कैसे पता करते हैं। -1 किस रो में है, जिस रो में है वो डिलीट हो जाएगा, किस कॉलम में है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो क्या बच गया आपका, उसको लिखेंगे 3 आप लिखेंगे 3 यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर -1 -5। ठीक है, ये तो आपका 1 बन गया। इनटू इसको इवेल्युएट कर लो, इसको इवेल्युएट करोगे तो -15 और फिर एक फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -3 आएगा। तो देखो क्या बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -15 + 3 -12, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -12 आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो बेटा जी आप ध्यान ये देंगे कि कभी भी आपको डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना हो तो आप उस रो या उस कॉलम के एलांग एक्सपेंड करें जिसमें 0 की संख्या अधिक हो। ठीक है, यदि मान लो किसी डिटर्मिनेंट में, किसी रो में या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तब तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 0 की संख्या तुम्हें अधिक दिखे उसी के एलांग आपको एक्सपेंड करना है, ये बात आप याद रखना। जैसे देखो, अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये मैट्रिक्स है, इस और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको पता करना है, तो आप कॉलम 1 के एलांग एक्सपेंड करते हैं। कॉलम 1 के एलांग एक्सपेंड करेंगे तो 1 लिखेंगे, तो 1 के साथ साइन क्या आती है, प्लस, तो 1 ही रखने दो। अब इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, तो ये आपको दिखेगा, यह डिटर्मिनेंट दिखेगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये 1 × 4, इसका आंसर आएगा 4 = 4, ये आंसर आ जाएगा। तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा ये आप सीख चुके हैं। ओके, अब हम लोग आज जो देखेंगे वह प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटर्मिनेंट को और आसानी से इवेल्युएट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डिटर्मिनेंट को आप प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करें। हो सकता है सभी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से न सॉल्व हों, लेकिन कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट हैं जो बहुत आसान तरीके से आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, जो भी प्रॉपर्टी हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, हम लोग इसको देखो चलते हैं, समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, प्रॉपर्टी 1 क्या है, सुने, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कोई डिटर्मिनेंट आप ले लो बेटा, कोई डिटर्मिनेंट, तो 2/2 का एक डिटर्मिनेंट आप ले लो। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट आप जैसे ले लो 1 2 3 4, ये आपने
एलिमेंट ले लिए, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। इसको ज़रा इवेलुएट करो, देखो क्या आंसर आता है। डिटर्मिनेंट को जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा एक वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी देखो ज़रा, आप आसानी से बता सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 6 आएगा, लेकिन उसके पहले एक माइनस आता है फार्मूले से, तो ये 6 आ गया। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ऐसा तो आप इवेल्यूएट कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको सुनो। प्रॉपर्टी कह रही है कि जो आपके रो हैं उनको कॉलम बना दो आप, ठीक है। तो आपको एक नई डिटर्मिनेंट दिखेगी, उसका नाम दे दो डेल्टा 1। क्या नाम दो, डेल्टा 1। वो कैसे बन रही है प्रॉपर्टी, वो डिटर्मिनेंट कैसे बन रही है, प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो, रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो कहने को जो फर्स्ट कॉलम है उसे फर्स्ट रो में लिख दो, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम है उसे सेकंड रो में लिख दो, ऐसे, ठीक है। फिर से सुनो, फर्स्ट रो 1 2 है तो कॉलम बन गया कि नहीं बन गया। देखो ये आपका फर्स्ट रो है, यहाँ वो फर्स्ट कॉलम के रूप में है। ये आपका सेकंड रो है तो यहाँ सेकंड कॉलम के रूप में है, ठीक है। जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गया। लेकिन यदि आप इसको इवेल्युएट करें इस डिटर्मिनेंट को, तो आंसर देखो क्या पाते हैं आप। आंसर क्या पाएंगे, 4 × 4 -6 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तुम देख रहे हो डेल्टा की वैल्यू -2 है, डेल्टा 1 की भी वैल्यू -2 है। तो कहने में -2 के पोजीशन में तुम क्या ले सकते हो, -2 के पोजीशन में डेल्टा ले सकते हो। तो डेल्टा 1 = क्या आ गया, डेल्टा है, ओके। तो कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ा, तो आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही प्रॉपर्टी 1 बोलती है, ओके। यहाँ पर तो जो आपने एग्जांपल लिया है वो 2/2 का लिया है, ठीक है। ये आपने एग्जांपल लिया है बेटा जी, एग्जांपल है ये आपका 2/2 का। आप 3/3 का ले सकते हैं, 4/4 का ले सकते हैं, 5/5 का ले सकते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पहले रहता है वही आंसर फिर से आता है। चलें प्रॉपर्टी, यहाँ देखो एग्जांपल 6 है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, सुने। प्रॉपर्टी 2 कहती है इफ़ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन दिस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, ओके। जैसे देखो ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, ओके। ये एक डिटर्मिनेंट कंसीडर किया गया है एग्जाम्पल के रूप में। ये देखो ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। चलो इसको पहले हटाते हैं तब फिर समझते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट है और इसको इवेलुएट किया जाए तो 2 × 1 = 2, 2 - 2 -5 आएगा, ठीक है। सही है आंसर, डेल्टा की वैल्यू -5 आ गई। अब फिर प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, एनी 2 रोज, यहाँ पर तो केवल 2 रोज ऑलरेडी ही हैं, केवल बस उससे अधिक तो रोज है नहीं। लेकिन अगर ये तो आपका 3/3 है या 4/4 है, उसमें से किसी 2 रोज को, कोई 2 रोज को आप आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो साइन क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की चेंज हो जाएगी। डिटर्मिनेंट का मतलब वैल्यू उसकी जो होगी चेंज हो जाएगी। जैसे देखो ये आपका है फर्स्ट रो में है, इसको आप फर्स्ट कॉलम में लिखें, इसको आप फर्स्ट कॉलम में लिखें। फर्स्ट रो को फिर से सुनो, फर्स्ट रो है इसको सेकंड रो में लिखें, तो यहाँ लिखेंगे 2 3। और जो सेकंड रो में है वो फर्स्ट रो में लिखें 1 - 1।
कहने का मतलब R1 किस में चेंज कर दो, R2 में, R2 किस में चेंज कर दो, R1 में, आपस में इंटरचेंज कर दो, तो आपको एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसका नाम दे दो क्या, डेल्टा 1। अब इसको जब तुम इवेल्युएट करोगे तो ये +5 आएगी, क्योंकि ये -5 आया था, अब ये +5 आएगा। आप करके देख सकते हो, देखो ये 3 हो जाएगा और 3 ये -2, उसके पहले एक माइनस +2, ये 5 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डेल्टा और डेल्टा 1 में मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या हैं, सेम हैं, बट साइन वाइज क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यही बात बोल रहा है कि यदि किसी एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, उनके आपस में इंटरचेंज कर देंगे टू रोज को, तो उनके साइन जो होंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू की वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ -5 आ रही थी तो +5 आएगी, +5 आता तो -5 हो जाता। ठीक है, ऐसे ही आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई टू कॉलम को भी आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो भी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 2 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 3, इफ़ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जैसे मान लो, आइडेंटिकल का मतलब समझा रहा है कि ऑल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जैसे ये देखो, ये R1 है जिसके एलिमेंट 3 2 3 हैं, R3 देखो 3 2 3, यहाँ पर R1 और R3 क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, 3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक, यही बोला है, ऑल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। यदि ऑल जो भी एलिमेंट्स हैं R1 के, जो भी एलिमेंट्स हैं R3 के, यदि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं तो आप उसे आइडेंटिकल बोलेंगे। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। ओके, सभी एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि आप एक एलिमेंट सेम हो जाए, 2 एलिमेंट सेम हो जाए, तो नहीं, R1 में जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हों, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बिल्कुल सेम हो तो आप आइडेंटिकल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें 3 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, आपस में क्या है, सेम है, तो इसे आप आइडेंटिकल बोलेंगे। जब आइडेंटिकल होगा तो प्रॉपर्टी 3 बोलता है कि ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इवेलुएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आंसर बोल सकते हैं। ओके, आप चाहें तो फर्स्ट रो या सेकंड रो, थर्ड रो, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया है। ओके, ये तो प्रॉपर्टी 3 हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसको सुनो। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ठीक है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के। चलो आप एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लो, 3/3 का ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 -1 0 1। ठीक है, ये आपने एक 3/3 का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, कोई रो आप ले लो पहले, जैसे चाहे आप R1 ले लो या R2 ले लो या R3 ले लो। चलो हम लोग R1 ले लेते हैं। तो कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, इसके जो रो आपने लिया है उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, यानी इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी क्या कराएं आप, मल्टीप्लाइड कराएं बाई कांस्टेंट के। तो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है आपको, के से।
के से, जिसे यहाँ पे ना के बोल दिया, तो इसके साथ भी के से मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ भी के से मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ भी के से करा दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा के टाइम्स जो आपका डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट क्या था? 1 2 3 4 5 6 -1 0 1। ठीक है, सपोज कर लो इसकी वैल्यू डेल्टा है, तो क्या हो जाएगा कि उसके वैल्यू में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि आप किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यही लिखा गया है, देखो, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, then its value gets multiplied by k, यानी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उसमें के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, उसमें के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी 4 बोला। ओके, सपोज करो आप के से मल्टीप्लाई सेकंड रो में भी करा दिया, सपोज करो, यानी कि इसमें भी आप के से मल्टीप्लाई करा दिए। तो जब आप के से मल्टीप्लाई जिस रो में कराएंगे तो ईच एलिमेंट के साथ कराएंगे। ठीक है, तो फिर से के बाहर आ जाएगा, तो फिर से के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? के स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा। सपोज करो तुम इसमें भी के से मल्टीप्लाई करा रहे हो, यहाँ भी करा रहे हो, यहाँ भी, थर्ड रो में भी आप करा रहे हो, तब यहाँ के क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ भी आप के क्यूब लिख दोगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 4 बोल रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लो आप, एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 3 2 1 0 0 1। ठीक है, ये आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। हम चाहते हैं कि किसी रो में मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे बेटा जी यहाँ पे देखो, आप जैसे रो में करा सकते हैं वैसे आप कॉलम में भी करा सकते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी रो के लिए है वही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी है, तो आप कॉलम में भी बात कर सकते हैं, यही काम कह सकते हैं। चलो इस बार कॉलम के साथ कर देते हैं। तो मान लो आपने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, तो कॉलम 1 में 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, तो क्या होगा? आपका 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट जो है आपका 1 2 3 3 2 1 0 0 1। सपोज कर लो इसकी वैल्यू आ जाती है डेल्टा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 डेल्टा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो कि यदि ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ तुमको दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में 2 जो है ईच एलिमेंट के साथ है, यानी मल्टीप्लाई है, फैक्टर है। ठीक है, 2 आपका फैक्टर है ईच एलिमेंट का, इसका भी फैक्टर है, इस एलिमेंट का भी फैक्टर है, इस एलिमेंट का भी फैक्टर है, इस एलिमेंट का फैक्टर है, तो आप उसे बाहर भी ले सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से 2 4 6 1 2 3। ठीक है, 2 3 1 3। ओके, अब यहाँ पर देखो आप फर्स्ट रो में देखो 2, फर्स्ट रो में देखो यहाँ पर
इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो तुम, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 3, यानी 2 का फैक्टर है, फर्स्ट रो में 2 का फैक्टर है। तो आप 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो तो क्या कैसे दिख जाएगा आपको? तो आपको दिखेगा फर्स्ट रो में 1 2 3 1 2 3 2 1 3 ऐसे दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिख जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? अब देखो R1 और R2 आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0 इजक्वल टू 0, ऐसे भी आप बता सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर जब 2 आपका फर्स्ट रो से बाहर आया है, तो चाहें तो आप इसे चाहें तो फिर से आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। अगर इस रूप में नहीं लिखना चाहते हैं, किसी और रूप में लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये जो 2 है फर्स्ट रो से बाहर आया है, तो चाहें तो आप इसे सेकंड रो में डाल सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, देखो एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस बनाएं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 सेकंड रो में डाल सकते हैं, 2 4 6 2 1 3, ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपने सेकंड रो में डाल दिया, जबकि आपने फर्स्ट रो से बाहर निकाला था, आपने सेकंड रो में डाल दिया। डाल सकते हैं, किसी रो में डाल सकते हैं, या आप चाहें थर्ड रो में भी डाल सकते हैं। तो थर्ड रो में डालेंगे तो फिर क्या होगा, थर्ड रो में डालेंगे तब कैसे बनेगा? तो ये 1 2 3 4 1 6 ऐसे बन जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अब भी आपका हम डाल सकते हैं किसी भी रो में, लेकिन जब भी डालेंगे तो किसी एक रो में डालेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पहले रो में भी डाल दिए दूसरे रो में डाल दिए ना। आप किसी एक रो में, चाहे पहले रो में डाल दो, चाहे दूसरे रो में डाल दो, चाहे तीसरे रो में डाल दो। ओके, ये तो रो की बात हो गई, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, ये तो आप चाहें बेटा जी कॉलम में भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि रो ही में हम डाल सकते हैं, कॉलम में भी डाल सकते हो, यानी कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 4, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में डाल दिया आपने, तो सेकंड कॉलम को ऐसे लिख लो 2 2 1 3 3 3, आपने किस में डाला? फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। आप सेकंड कॉलम में भी डाल सकते हैं, थर्ड कॉलम में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी डालेंगे तो या तो किसी एक में ही डालेंगे। ये आपको पहले से कंफर्म करना होगा कि हम R1 में डालना चाहते हैं, कि R2 में डालना चाहते हैं, कि R3 में डालना चाहते हैं, या कॉलम 1 में डालना चाहते हैं, कॉलम 2 में डालना चाहते हैं, या कॉलम 3 में डालना चाहते हैं। ये फिर आप डालें, ठीक है। ओके, ठीक। एक बात और, जैसे मान ले आपके पास यह डिटर्मिनेंट है, ठीक है, चलो एक दूसरा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ओके, जिसे एक डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 3 2 1 3 1 1 1, एक डिटर्मिनेंट ये ले लिया, ठीक है। और हम चाहते हैं 5 को बाहर लेना, हम चाहते हैं 5 को बाहर लेना, किससे? सेकंड रो से लेना चाहते हैं, या फर्स्ट रो से बाहर लेना चाहते हैं, या थर्ड रो से बाहर लेना चाहते हैं, ठीक है, या कॉलम 1 से लेना चाहते हैं, या कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, जिससे लेना चाहते हैं आप ले लो। हम लेना चाहते हैं R1 से लेना चाहते हैं सपोज करो, तो 5 आप क्या कर लो, कॉमन कर लो, कहाँ से? R1 से। तो R1 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? यहाँ 1/5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2/5 हो जाएगा, यहाँ 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने R1 से बाहर लिया है, ओके। तो R2 के एलिमेंट ऐसे लिख लो 2 1 3 1 1 1,
ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी भी रो से कोई भी फैक्टर आप बाहर निकाल सकते हो। यदि आप इस 5 को R1 में ले जाओगे तो फिर से आपको यही मिल जाएगा। ये देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, इसके साथ करोगे फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लेकिन आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट थे, यहाँ पर ये सब एलिमेंट सब कैसे हैं, सब इंटीजर हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, वो एक रेशनल नंबर हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा, तो रियल तो है ना, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉपर्टी 4। ओके, आपने देखा किसी भी रो से आप कोई भी फैक्टर आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रो से। यही चीज़ बेटा जी रिमार्क में लिखा गया है, देखो रिमार्क फर्स्ट क्या कहता है, सुने, जो भी हमने एग्जांपल लिया वही एग्जांपल है। बाय दिस प्रॉपर्टी, ओके, बाय दिस प्रॉपर्टी we can take out, okay, any common factor from any one row। किसी एक रो से, देखो किसी एक रो से, जैसे कि हमने R1 से क्या ले लिया, 5 ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक वही बात बोल रहा है कि वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो, किसी एक रो से, या कॉलम से भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट दिया जाएगा वहाँ से आप किसी एक रो से कॉमन फैक्टर वी कैन टेक आउट। ओके, ये रिमार्क फर्स्ट हो गया। सेकंड रिमार्क क्या है, इफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब इन द सेम रेशियो, ओके, देन इट्स वैल्यू इज 0। जैसे देखो एग्जाम्पल 9, इसमें देखो एनी टू रोज, कौन कौन रो ले रहे हैं आप R1 ले रहे हैं और R3 ले रहे हैं, एनी टू रोज के अकॉर्डिंग। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये 102 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 17 है, 18 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 36 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज, ये आप हो गया ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स, इस डिटर्मिनेंट के लिए। आर प्रोपोर्शनल, देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब इन दिस सेम रेशियो, सेम रेशियो को समझ लो कि जैसे 100, देखो 102/17 करो, 18/3 करो, 36/3 करो, सबका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। यदि सेम रेशियो आ रहा है तो आप प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। ओके, फिर सुनो, इफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट प्रोपोर्शनल, यदि प्रोपोर्शनल हैं देन इट्स वैल्यू 0, यहाँ तो प्रोपोर्शनल हैं इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। रिमार्क 2 के अकॉर्डिंग, अगर ऐसे ही आपको कॉलम में भी दिखे तो भी आप 0 कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहोगे, कन्फर्म है, उसकी वैल्यू 0 होना तय है। ओके, अब देखो बेटा जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ठीक है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, जैसे रो के साथ होगा वैसे कॉलम के साथ भी हो सकता है। एक समय में हम केवल रो के ही बात कर रहे हैं, कॉलम के लेके नहीं चल रहे हैं, रो को लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे रो में चल सकते हैं वैसे कॉलम में भी चल सकते हैं। इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो
ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड इफ, यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कैसे क्या कर रहे हैं, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, एक रो के सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, then the determinant कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स या उससे अधिक। तो कहने का मतलब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ब्रेक हो जाएगा टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, या उससे अधिक भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में यह एक डिटर्मिनेंट है, यह डिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और R1 के अकॉर्डिंग ऐसा ये हो रहा है। तो R1 के एलिमेंट जो हुए वो देखो सम ऑफ टू टर्म के फॉर्म में लिखे गए हैं, सम ऑफ टू टर्म्स के। ये देखो A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3, ठीक है। R1 के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स ऐसे लिखे गए हैं। तो आपका यह जो डिटर्मिनेंट है ये, इसको आप एक्सप्रेस्ड कर सकते हो एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ओके। एक डिटर्मिनेंट ये, एक डिटर्मिनेंट ये, इन इस तरीके से आपके सेकंड रो थर्ड रो के एलिमेंट दोनों डिटर्मिनेंट में वही रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ देखो R2 के एलिमेंट ये हैं, यहाँ भी वही हैं, यहाँ भी वही हैं, यहाँ R3 के एलिमेंट ये हैं, यहाँ भी वही हैं, यहाँ भी ये भी वही हैं, ठीक है। और ये जो आपके फर्स्ट रो में सम ऑफ टू टर्म के फॉर्म में हैं, इनको आप पहले वाले डिटर्म में यहाँ पर A1 लिखा गया है तो यहाँ पर लेमडा 1 लिखा गया है, यहाँ पर A2 लिखा गया है तो यहाँ लेमडा 2 लिखा गया है, यहाँ पर A3 लिखा गया है तो यहाँ लेमडा 3 लिखा गया है, ओके। आप चाहें तो लेमडा 1 को यहाँ लिख दें, A1 को यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान ये देना है दोनों को मिलाने पर ये टर्म आना चाहिए, ये एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मिलाने पर ये आना चाहिए, इन दोनों को मिलाने पर ये आना चाहिए। और रखने का आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे लेमडा 1 को यहाँ रखें, A1 को यहाँ रखें, या A2 को इधर रख दें, लेमडा 2 को इधर रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। जैसे एग्जाम्पल 10 देखो, R2 के एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म के फॉर्म में हैं, तो यह डिटर्मिनेंट जो होगा ये ब्रेक होगा टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो एक टू डिटर्मिनेंट फॉर्म ब्रेक होगा, R1 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट ठीक वैसे रखे जाएंगे, ठीक है। R2 के एलिमेंट आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि इन दोनों को मिलाने पर a+2x आ जाए। तो देखो a+2x आ रहा है, इन दोनों को मिलाने पर ये आना चाहिए तो आ रहा है, इन दोनों को मिलाने पर ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ओके। ये आपका डिटर्मिनेंट था, ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट था। आपने इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर दिया टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, किसके अलॉन्ग, R2 के अलॉन्ग। R2 के में टू टर्म के फॉर्म में लिखे गए थे सभी एलिमेंट्स, इसलिए आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है जिस तरीके से ब्रेक किया गया है। अब आप देखो एक डिटर्मिनेंट तुमको ये दिख रहा है और एक डिटर्मिनेंट ये दिख रहा है। इस डिटर्मिनेंट का R2 और R3 आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा।
और यहाँ पर देखो R1 और R2 आइडेंटिकल हैं तो भी इसका 0 हो जाएगा, तो दोनों ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर 0 आ गया। इस तरीके से प्रॉपर्टी 5 इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखें, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्विमल्टीपल्स of corresponding elements of other row are added, then the value of determinant remains the same। ओके, कहने मतलब क्या है, फिर से सुनो कि यदि आप किसी रो के साथ एनी रो, इफ यदि कोई रो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लो, जैसे यही आप एग्जांपल है आपका, देखो ये है A1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा जिसके पास 3 रो हैं। आप किसी भी रो के साथ, सपोज कर लो आप R1 के साथ, किसके साथ, R1 के साथ, R1 के ईच एलिमेंट, ठीक है, R1 के ईच एलिमेंट, R1 के एलिमेंट कौन कौन है, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, एनी रो के पोजीशन पर आपने R1 लिया है, ओके, ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्विमल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। अब आप एक दूसरा रो ले लो, जैसे आप इसमें से आपने R1 ले तो नहीं लेना है, अब आपको चाहे R2 ले लो चाहे R3 ले लो, कोई एक रो ले लो। जैसे आपने ले लिया R3 ले लिया, ठीक है। तो R3 में आप किसी नंबर से क्या कराएंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। सपोज कर लो आपने मल्टीप्लाई करा दिया K से, तो अब R3 के एलिमेंट कैसे हो गए, KC1, KC2, KC3 ऐसे हो गए, ठीक है। आपने क्या किया, एनी रो में आपने R1 को ले लिया, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट आपने लिख दिया, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, R1 लिया, उसके सारे एलिमेंट लिख दिया, ओके। अब आप अदर रो लिया, अदर रो में आपको R2 या R3 में से कोई एक लेना है, तो आपने ले लिया कौन सा, R3, उसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपको ये बन गया, ठीक। अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ओके। आपको ऐड करना है, और ऐडेड, तो ऐड करो, तो आप ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा, देखो प्लस करो, तो क्या हो जाएगा, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो A1 में ऐड होगा KC1, A2 में ऐड होगा KC2, और A3 में ऐड होगा KC3। तो किसके एलिमेंट में ऐड हो रहा है, R1 के एलिमेंट में ऐड हो रहा है। तो आप लिखेंगे R1 टेंस टू, जिसके एलिमेंट में ऐड होगा वही टेंस टू लिखा जाएगा। तो R1 के एलिमेंट में ऐड हुआ है, A1, A2, A3 में ऐड हुआ है, तो R1 टेंस टू लिखा जाएगा। तो R1 टेंस टू क्या लिखेंगे आप, R1 टेंस टू लिखेंगे, R1 प्लस KR3 ऐसे लिखेंगे, ओके, ये आपको लिखना है। और ये रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा आपको, इस तरीके से वो आपके जो डिटर्मिनेंट का R1 है ऐसे बन जाएगा। R2 और R3 में कोई फर्क नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा डेल्टा 1, उसकी वैल्यू भी डेल्टा ही आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी डेल्टा ही आएगी। इसको इवेलुएट करोगे तो फिर आप डेल्टा पाओगे। कहने मतलब
डेल्टा वन और डेल्टा दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ लिखा गया ना, दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स दी सेम। ऐसा करने पर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ये डेल्टा वन है, ओके, डेल्टा वन आपका है, ये है। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो R1 के इलांग। ठीक है, तो R1 के इलांग से ब्रेक करेंगे तो R2 R3 दोनों डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखे जाएंगे जैसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। ऐसे ब्रेक कर देंगे 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो दोनों डिटर्मिनेंट का R2 R3 सेम रखेंगे, केवल R1 के एलिमेंट अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों को मिलाने पर यही आएगा। A1 यहाँ रखा आपने, KC1 को दूसरे पे रखा, दूसरे डिटर्मिनेंट में, A2 को पहले पर रखा, KC2 को दूसरे पर, A3 को पहले पर, KC3 को दूसरे पर। ऐसा आपने रखा और दोनों को मिलाने पे ये बनेगा। इस तरीके से आप चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखो, ये तो आपका डेल्टा हो गया। और ये क्या, ये इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो C1 C2 C3, C1 C2 C3 ये दोनों R1 और R3 क्या हैं? प्रोपोर्शनल हैं, तो इसलिए रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वन किसके इक्वल आएगा? डेल्टा के। ठीक है, यानी कि आपके डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, इस तरीके से आपके प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6 ये सारे प्रॉपर्टी आपने देख लिया है। अब आप इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी हैं सब प्रॉपर्टी आप याद कर लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये कोशिश करेंगे किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप 0 बना दें। 0 आप किसकी हेल्प से बनाएंगे? जनरली P6 की हेल्प से बनाएंगे। ओके, प्रॉपर्टी P6 फॉलो कराएंगे। और जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 0 बन जाएगा, मान लो कम से कम एक 0 बना दो, एक बन जा रहा है आसानी से, 2 की कोशिश करो, 2 0 बना दो। यदि 2 0 बन जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप जिस रो या जिस कॉलम में 2 0 दिखे उसी के लांग आप एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इवेल्यूट करना आसान हो जाएगा। आप ट्राई करना, पहले सारे प्रॉपर्टी याद रख करना और फिर उसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व करना, तब जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ओके।